हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक्स। सो फाइनली डे बाय डे आप देख रहे हो कि बच्चों के इंटरव्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैं तभी इन इंटरव्यूज को सक्सेसफुल मानता हूं, चाहे यहां पे कोई इंटरव्यू आप देख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पे कहीं पे भी आप इंटरव्यू कोई भी देख रहे हो, आपको उसको इंप्लीमेंट करना इज मोर इंपॉर्टेंट। सिर्फ देखने से कुछ चीजें हासिल नहीं होगी। आप ऐसा मत सोचिए कि आप किसी रैंकर के इंटरव्यू देख के आप रैंक अचीव कर लोगे, नेवर। बट रैंकर ने जो किया, जिस थॉट के साथ वो चले, जो उन्होंने रिगरस मेहनत किया, जो उन्होंने टाइम दिया, जो उन्होंने एफर्ट दिया, जो अपनी सोच को मेंटेन करके रख पाए, जो अपने गोल ओरिएंटेशन के ऊपर बहुत फोकस्ड रहे, उन सब चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। देन ओनली यू विल बी एट द सेम प्लेस इन द नेक्स्ट ईयर, इन द अपकमिंग ईयर्स। चाहे आप 23 प्रिपरेशन कर रहे हो या 24 की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इसी सीरीज में टॉपर स्टॉक में ही आपके आज हमारे जो गेस्ट हैं वो है नीलेंद्र। और नीलेंद्र ने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गेट 2022 में ऑल इंडिया रैंक 119 रैंक इन्होंने अचीव किया है। और ये रैंक तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, इस साल तो स्पेशली बहुत मुश्किल था, क्योंकि पेपर का जो लेवल था मॉडरेट से थोड़ा हल्का पेपर आया था। तो जब भी मॉडरेट से हल्का पेपर होता है तो आप ध्यान में रखिएगा, हमेशा सभी स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूंगा, रैंक लाना आसान काम नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फाइट बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि आप जितना करके आ रहे हो उसी के आसपास दूसरा बच्चा उतना ही करके आ रहा होगा। ओके, तो बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पेपर का जो लेवल होना चाहिए या तो मॉडरेट हो या मॉडरेट से थोड़ा ऊपर ही रहे तो ज्यादा बेटर होता है। उसमें इजी रहता है नीलेंद्र जैसे बच्चों के लिए कि जो सही से पढ़ाई किए, सही से अपना इन्वेस्टमेंट किया अपने टाइम का, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं लेकिन एकदम टू द पॉइंट होते हैं और रैंक बहुत गजब मिलती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में इस बार आपको देखने को मिला है। तो नीलेंद्र को सबसे पहले हम कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहेंगे। नीलेंद्र ने एक कीर्तिमान स्थापित थैंक यू किया सर। है और उस चीज को अचीव कर पाए जिसके बारे में वो सोच रहे होंगे जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे। इनके घर के, परिवार के सभी लोगों की दुआएं इनके साथ हैं, इनके फैमिली में जो भी सपोर्ट किया। तो नीलेंद्र, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका वो वक्त, वो समय, रात में जब रिजल्ट आया था, तो उस वक्त आपका और आपके परिवार का एक इमोशनल जो फीलिंग होती है वो कैसी थी, आपको कैसा लग रहा था उस वक्त? सर सबसे पहले तो सर हम सारे जेनिक के फैकल्टीज को सर बहुत बहुत थैंक्स कहेंगे, और इवन जो सर बैक एंड टीम पे थे, सपोर्ट स्टाफ थे, सब सर सबने बहुत एफर्ट लगाया है। और सर आप लोग के सर एफर्ट और टाइम के बिना सर ये पॉसिबल नहीं था, तो सर थैंक थैंक यू, यू वेरी मच। मोस्ट सर वेलकम। जहाँ तक रिजल्ट थैंक यू सर। सर जहाँ तक रिजल्ट का बात है तो सर एक्चुअली हम लोग का सर आंसर की जो था फाइनल वो करीब 7:30 के लगभग आ हाँ, गया था। 7:30 बजे के आसपास आ तो गया था। यस सर। हम्म। तो सर मेरा ये था कि हमको लग रहा था कि शायद 1-2 घंटे में रिजल्ट भी आ जाएगा। हम्म। तो सर हम काफी वेट किए, अप्रोक्सीमेटली 10 o'clock तक हम वेट किए। हम्म। बट सर मेरा थोड़ा आदत है जल्दी सोने का और थोड़ा ओके, जल्दी जल्दी उठने का सर। अच्छी आदत तो है, सर होना भी चाहिए। तो सर 10 बजे तक जब रिजल्ट नहीं आया तो हमको लगा कि शायद कल आएगा रिजल्ट, क्योंकि ओके। उन्होंने कहा था कि वो 17 को अनाउंस करेंगे। हम्म। तो सर हम सो गए थे। हम्म। एक्चुअली सुबह में मेरे भाई ने सर मेरे को उठाया ओके। 5 बजे के करीब हम्म। कि रिजल्ट आ गया है, और उसी ने सर मेरा रैंक और वो सारा स्कोर वगैरह देखा। ओके। तो सर इनिशियली मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा रैंक आया होगा। तो ओके। मैंने डबल चेक करवाया उससे। हाँ हाँ। तो सर तब मेरे को पता चला कि हाँ मेरा रैंक आ गया है। तो सर तब काफी अच्छा लग रहा था सर। और मम्मी पापा आपके? हाँ सर, मम्मी पापा को सर उसी समय बताए थे हम, तो काफी सर सभी लोग खुश हुए थे हम्म। रैंक देख के। और बिहार में थोड़ा सा होता भी, आप बिहार के रहने वाले हैं जैसा आपने बताया जी मेरे सर। को, तो बिहार में थोड़ा होता भी, अगर अगर बच्चे को परिवार ने कहा कि एजुकेशन में कुछ उखाड़ना है तो एकदम धमाकेदार तरीके सपोर्ट भी होता है। ये मैंने देखा है, बिहार में स्पेशली जी देखा सर। है। और इस बार जेनिक्स से बिहार के बच्चों ने बहुत रौनक मतलब बनाई है, बिहार के बच्चों ने। तो आपके मतलब माँ बाप ने आपको आपकी जर्नी में, मतलब आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? क्योंकि कुछ बच्चों के परिवार में उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपका फैमिली सपोर्ट कैसा रहा अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौर में, नीलेंद्र? सर फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ट्रेमेंडस था सर। हम्म। हर स्टेप पे सर सपोर्ट था। स्पेशली सर मेरे फादर बहुत सपोर्ट किए, ओके। क्योंकि सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। ओके। तो सर दूसरे अटेम्प्ट के बाद सर हमको कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब शायद उतना अच्छा रैंक नहीं आ सकता। मतलब हम्म। थोड़ा लगता है सर, क्योंकि हम्म। मेहनत के बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका रैंक अच्छा है।
तो सर थोड़ा सा हम डाउन थे, थोड़ा सा डीमोटिवेटेड थे सर। तो उस समय सर फादर ने काफी सपोर्ट किया था कि ये तुमको एक और अटेम्प्ट देना चाहिए, थोड़ा सा इतनी दूर आगे हो, थोड़ा सा और सब मेहनत करोगे, थोड़ा सा और एफर्ट डालोगे तो काफी अच्छा रिजल्ट हो सकता काफी है। अच्छा रिजल्ट हो सकता तो है। सर फैमिली का एक नेक्स्ट ही लेवल सपोर्ट होता है सर, और उससे कॉन्फिडेंस भी बहुत मिलता है। फैमिली का अगर सपोर्ट है तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहता है हमेशा। यस सर। मतलब जैसे यस सर। फैमिली, जैसे एक होता है ना, मतलब मैं एक छोटी सी फीलिंग आपसे शेयर करूंगा। जैसे कि कभी आप दुखी हो या कभी परेशान हो, ओके, मैंने फील किया अपनी लाइफ में, फील किया अपने फादर के साथ हमेशा। और स्पेशली थोड़ा एक इंक्लिनेशन भी होता है, कभी कोई बच्चे के इंक्लिनेशन माँ की तरफ ज़्यादा होता है, कभी कभी किसी का फादर की तरफ जो होता है। तो जैसे मेरा अपने फादर की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन है। तो अगर कभी गलती से भी पिताजी कभी गले लगा लेते हैं ना, तो एक मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, जो अंदर मतलब ऐसा लगता है कि अब सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, अब कुछ भी यस सर। ऐसा नहीं जो नहीं पॉसिबल होगा। तो वो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फैमिली का सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सभी माँ बाप से मैं यही कहूंगा कि मतलब अपने बच्चों को जितना हद तक हो सके उतना सपोर्ट करिए, क्योंकि वो जिंदगी में कुछ कर ले जाएंगे तो आपका ही नाम रोशन होगा। आज नीलेंद्र के माँ बाप को मैं नहीं जानता, लेकिन नीलेंद्र के माँ बाप अगर कहीं लिखेंगे कि मैं नीलेंद्र का पिता हूं, तो मतलब मुझे जानने का मौका मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन हर माँ बाप के साथ आनी चाहिए, और ये मैं उम्मीद करता हूँ सभी मम्मी पापा लोग अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे। दैट इज लिटरली इंपॉर्टेंट। तो लास्ट ईयर कैसा रहा था आपका गेट का परफॉर्मेंस नीलेंद्र? लास्ट ईयर का कैसा रहा था आपका परफॉर्मेंस? सर लास्ट ईयर का मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था सर। मेरी 1683 रैंक आई थी सर। 1683। और मेरे यस सर, और मेरे 55 मार्क्स लगभग बने थे। ओके। तो ये तो एक वो मेरा ड्रास्टिक सर चेंज आप लेके आए, एक ड्रास्टिक चेंज हुआ 1685 से डायरेक्टली 11 इस पोजीशन पे 9 पे आना, मतलब आसान काम नहीं होता है। तो उन सभी यस बच्चों सर। के लिए एक इंस्पिरेशन भी है कि जो इस बार भी जिनकी रैंक उतनी अच्छी नहीं बन पाई, 2000 3000 के रेंज में भी हैं, तो एक पोटेंशियल है उनके अंदर, एक पोटेंशियल है कि वो मतलब नेक्स्ट टाइम वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो एकेडमिक्स पे थोड़ा हम लोग चलते हैं नीलेन। एकेडमिक्स का आपका, आप अपनी थोड़ी बीटेक की जर्नी के बारे में बताइए। बीटेक आपका कहाँ से हुआ है, और दूसरी चीज आपने एग्जैक्टली इस बार जब 22 के बारे में सोचा था, आपने अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए नीलेंद्र। सर मेरा जो एकेडमिक्स है सर, मेरा पूरा स्कूलिंग सर पटना से ही हुआ है, ओके डीएवी पब्लिक स्कूल से। और मेरा बीई है सर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, बीआईटी पटना से। ओके। तो सर मेरा प्रिपरेशन सर, एक्चुअली मेरे को इनिशियली सर गेट के बारे में नहीं पता था कुछ भी। सेकेंड ईयर तक सर मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि गेट करके एक एग्जाम होता है। ओके। बट सर सेकेंड ईयर में सर, एक्चुअली हमारे सेमेस्टर में सेकेंड थर्ड ईयर में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट ऑफर होता है। ओके। तो सर उस समय मैंने आपका वीडियो देखना शुरू किया था सर। ओके। ओके। मेरे को कुछ डाउट्स आ रहे थे क्लास में, तो उसके वजह से तब मेरे को पता चला कि ये गेट एग्जाम होता है, ओके। और उसका प्रिपरेशन आप करते हैं तो आपको पीएसयू वगैरह में अच्छी जॉब मिलती है। ओके। तो वहां से सर मेरा इंक्लिनेशन हुआ गेट के तरफ कि ओके। गेट करना है और उसके लिए प्रिपेयर करना है सर। तो मैंने सर अप्रोक्सीमेटली थर्ड ईयर के एंड से मैंने सर प्रिपरेशन शुरू किया था गेट का। ओके। थर्ड ईयर के एंड से लगभग आपने प्रिपरेशन स्टार्ट यस किया सर। था। तो फिर आपने फिर जेनिक के बारे में कब सोचा कि मतलब हमें इनके फुल कोर्सेज पे जाना चाहिए और हमको मतलब उससे काफी मदद मिल सकती है? किस किस समय आपको ऐसा लगा जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे थे? तो सर जब मेरा थर्ड ईयर था तब शायद जेनिक सिर्फ लॉन्च हुआ था सर, तब हाँ, आप लोग एग्जैक्टली क्रैश कोर्स ऑफर किए थे एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली 2018 में मेरे ख्याल यस से। यस 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 तो उस समय सर हम क्रैश कोर्स आपका फॉलो करते थे, क्योंकि आपको हम सर पहले से फॉलो करते आ यस रहे थे। यस और सर सोहेल सर का पावर सिस्टम का क्रैश कोर्स था सर, तो वो हमको बहुत अच्छा लगा था सर। इनक्रेडिबल है वो वो। उससे यस सर, बहुत अच्छा वो हमको क्रैश कोर्स लगा। तो सर तभी हम डिसाइड कर लिए थे कि अगर फुल कोर्स लेना है तो सर हम जेनिक का ही लेंगे। ओके ओके ओके। तो उसके बाद सर उस अटेम्प्ट में हम कोर्स नहीं ले पाए सर, हम ओके। उतना सीरियस नहीं थे प्रिपरेशन को लेके, क्योंकि मेरा फाइनल ईयर था सर बीटेक का। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये था सर कि जो कि एक गलत थिंकिंग था कि पहले बीटेक पे कंसंट्रेट करते हैं, हाँ, वो इसमें थोड़ी अच्छा। गलत थिंकिंग है, हाँ बिल्कुल। यस सर। तो मेरा प्रिपरेशन कंसिस्टेंट नहीं रहता था सर, करेक्ट। तो उस वजह से उस बार अच्छा नहीं हो पाया। बट जब सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैंने ट्राई किया सर, तो मैंने आपका पीडी कोर्स किया था। ओके।
तो उस समय सर मैंने फिर आपसे जब full course आपने कोर्सेज को ऑप्ट कर लिया था तो उसके बाद जैसे कि एक कोर्स मॉड्यूल जो होता है जैसे एक प्रिपरेशन के लिए जब आप एक सीरियस अटेम्प्ट जब लेने की उस पे आ गए कब मैं एक सीरियस अटेम्प्ट लूंगा जैसे कि जी सर। आपने बताया कि सेकेंड ईयर तक आप उतना ज़्यादा गेट वेट के बारे में जानते नहीं थे, देन आफ्टर आपको थोड़ा सा आइडिया लगा कि हाँ गेट के थ्रू बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, तो आपने सबसे पहले अपने आप को इंगेज किया, चलो एक अटेम्प्ट मैं लेता हूँ। क्रैश कोर्स आपने यूटिलाइज किया, उसके थ्रू आपने एक अटेम्प्ट लिया और आपको ये भी रियलाइज हुआ कि इसके लिए मुझे अब जाके एक सीरियस अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, तब जाके यस मैं सर। कुछ एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच पाऊंगा। तो जब आप एक सीरियस अटेम्प्ट के बारे में सोचते हो, जैसे स्टूडेंट राइट नाउ सोच रहे होंगे जब आपका वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके मन में भी ये होगा मैं भी एक सीरियस अटेम्प्ट लेना चाहता हूं, मैं भी एक सीरियस अटेम्प्ट लेना चाहता हूं। तो इन दैट केस एक आइडियल प्रिपरेशन के लिए जिससे कि आप तक की जर्नी तक एक दूसरा स्टूडेंट भी पहुंच सके, एक आइडियल प्रिपरेशन के लिए कितना वक्त चाहिए होता है जिससे कि कोर्सेज के थ्रू, जैसे आप पेन ड्राइव कोर्स हो गया या कोई जी ड्राइव कोर्स लेता है, मतलब काइंड ऑफ द कोर्सेज थ्रू एक जी बच्चा सर। एक अपने एक अच्छे जोन में आ सकता है अपने नेक्स्ट जो जैसे 23 का एग्जामिनेशन है, तो कितना एक आइडियल वक्त लगता है किसी भी स्टूडेंट को प्रिपेयर करने के लिए एक अच्छे तरीके से? सर मेरे ख्याल से सर इलेक्ट्रिकल का जो है वो सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है हाँ, सर। थोड़ा ज्यादा है, यस। काफी सारे। हम्म। हाँ यस सर, हम्म। काफी सारे सब्जेक्ट्स है, तो मेरे को लगता है सर कि 10 मंथ्स तो आपको लग जाएंगे हम्म। अगर आप अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स पर कमांड करना चाहते हैं तो। हम्म। 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 तो 10 मंथ्स के अप्रोक्सीमेट अगर आप सीरियसली कोर्स लेके प्रिपेयर करते हैं हम्म। तो आपका एक अच्छा रैंक आ सकता है। एक अच्छा रैंक मतलब कि अब मान के चलें कि मतलब कि अगर आप जितना अर्ली थोड़ा सा करो उतना ही एडवांटेज आपको हाँ मिलता यस सर। रहेगा उस चीज का ना। यस सर। मतलब कि 10-11 यस महीने सर। अगर कोई सीरियसली अटेम्प्ट देता है, अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, तो डेफिनेटली वो उस चीज को अचीव किया जा सकता है, दैट इज पॉसिबल। यस और सर। जैसे जैसे टाइम कम होगा तो प्रेशर भी उतना ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यस सर। इलेक्ट्रिकल में आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे मशीन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आपका, यस सर। पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीन ही बहुत बड़े जोन में चले जाते हैं। उसके बाद आपका रेस्ट तो लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का लगभग सेम ही रहता है। ये तीन इसको डिफरेंशिएट कर, और यही तीन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बन जाते हैं, ये तीन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बन जाते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए जो उनको पढ़ना पड़ता है। ओके, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि प्रिपरेशन के लिए आपको बेटा वक्त देना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं होगा कि आप तुरंत चीजों को सोचो और तुरंत चीजें हो जाए। नीलेन ने भी बहुत समय दिया है अपने प्रिपरेशन को, अपनी गलतियों को रियलाइज किया है। जब बीटेक थे उन्होंने जैसा बताया कि उनको ये रियलाइज हुआ बीटेक पे ही टोटली फोकस करने की नीड नहीं है। आपको बीटेक में सिर्फ उतनी ही जरूरत है कि आप किसी पीएसयू के लिए किसी भी जगह पे अगर आप जॉब करने जाओ या कुछ भी करने जाओ तो आप एलिजिबल बनो, और एलिजिबल बनने के लिए मेरे हिसाब से 75% 70% दैट इज मोर देन सफिशिएंट होता है। तो आपको कोई बीटेक में टॉप करने का एज सच कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। तो बेटर है कि अपने आप को फोकस करो, जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पे जब आप प्रिपरेशन नीलेंद्र कर रहे थे तो आप मुझे सबसे पहले दो चीजें क्लियर करिएगा, क्योंकि बच्चों में बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन रहता है। जैसे आज के वक्त में आपने भी देखा होगा कि YouTube पे बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया है गेट से रिलेटेड, बहुत एक्सेसिव कंटेंट हो गया। मतलब कि आप जैसे पावर सिस्टम सर्च करो कम से कम नहीं तो 50 चैनल पे मिलेंगे, आप अगर नेटवर्क थ्योरी सर्च करोगे 500-600 चैनल पे मिलेंगे ना। तो एक कोर्स और एक जो सेल्फ स्टडी YouTube के थ्रू बच्चा करता है, कहां प्रॉब्लम फेस होता है और क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं और कहां वो नुकसान कर रहा है अपने वक्त को, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए नीलेंद्र कि उसमें बच्चे को क्या करना चाहिए। क्योंकि जब से ऑनलाइन आया है कोर्सेज के फीस भी आई थिंक 10 टाइम्स डाउन हुए हैं कंपेयर टू द ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स ना। तो एक सही इन्वेस्टमेंट क्या बच्चे करना चाहिए कि क्या यूट्यूब पे भी, मुझे लगता है यूट्यूब पे भी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा गेट का जो अपलोडेड नहीं होगा, हर एक सब्जेक्ट अपलोड मिलेगा, मशीन मिलेगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, सब मिलेगा आपको। देन व्हाई टू सेलेक्ट द कोर्स, मतलब व्हाई वन शुड सेलेक्ट द कोर्स, क्यों नहीं हो यूट्यूब से ही प्रिपेयर कर ले। तो आप इसके बारे में क्या आज के बच्चों को बोलना चाहेंगे जो नए बच्चे हैं जो 23 प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर मेरे हिसाब से जैसा कि मैंने कहा सर कि आपको टाइम बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, 10 मंथ्स आपको पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं सर आपको अपने रिसोर्सेज को लिमिट करना होगा। करेक्ट। एक बच्चा जो सेल्फ स्टडी जाता है सर, अगर वो यूट्यूब से देखना चाहता है तो सर उसके सामने काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। बहुत तो कई ऑप्शंस। बार हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए सर कि मेरे को क्या लेना है, किस चैनल को मेरे को फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं फॉलो करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सर कि
मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल व्यू है सर कि एक पेड कोर्स के लिए ऑप्ट करना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट का जिससे आपका फ्रीक्वेंसी मैच होता है। हाँ बिल्कुल क्योंकि वहां सर सिर्फ आपको कंटेंट नहीं मिलती है सर, वहां आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। आपको बाकी चीजें भी बताई जाती हैं कि कैसे आपको प्लानिंग करना है, कैसे आपको कब रिवीजन करना है, तो इन सब के बारे में भी काफी आपको इन डेप्थ एनालिसिस करके दिया जाता है, जो कि शायद सिंपली अगर कोई यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहा है तो उसके साथ नहीं होगा। मतलब टाइम तो मेरा बहुत ये ज्यादा व्यू है सर एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत लगता है अगर आप ऐसा हाँ ये सर यूट्यूब पे, या तो आप पूरा 2-3 महीना पहले एक कलेक्शन प्रॉपर बनाइए, सभी चैनलों से निकाल निकाल के एक प्रॉपर कलेक्शन बनाइए, और यस सर कंटेंट तो पूरा यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये मैं एज अ इंस्टीट्यूट के ओनर के फॉर्म में बता रहा हूँ, कंटेंट यूट्यूब पर सब अवेलेबल है, एवरीथिंग इज देयर ऑन द यूट्यूब। ओके, बट एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कहीं नहीं मिलेगा, कहीं थोड़ा सा मिलेगा, कहीं उसका वो पोर्शन मिल जाएगा, तो वो इसीलिए है। तो पेड कोर्सेज वहां पर आपकी हेल्प करता है रेस्ट और लाइफ में। अगर आप 20 के 30 के कहीं न कहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप एक बेटर इन्वेस्टमेंट अपने फ्यूचर के लिए करते हो, ना कि आप कोई वहां पे पार्टी करने के लिए, दारूबाजी करने के लिए आप कोई इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रहे हो। और साल भर में आप देखो तो आई थिंक आज कक्षा 5 के बच्चों को ट्यूशन कराने में 20-25 हजार रुपए माँ बाप खर्च कर देते यस हैं, सर जिसकी कोई नीड नहीं है कखा गघा अंगा सिखाने के लिए ना। तो इस वक्त पे बच्चा सबसे ज्यादा सोचता है कि वाई टू टेक दिस वन, आई हैव टू, मतलब मेरा 5 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो भूल जाता है घर में वहीं बगल में एक कक्षा 5 पढ़ रहा होगा बच्चा, और उसको 1500 रुपए 2000 ट्यूशन मैडम को दिया हुआ जो स्कूल में पढ़ा रही होगी उसको, ठीक है। तो मतलब मैं नहीं अलाउ करता अपने परिवार में बच्चों को इस तरीके की ट्यूशन करने के लिए, तो तो इसलिए नीलेंद्र मैंने ये पॉइंट रखा है। अब एक क्रूशियल पॉइंट पाते हैं नीलेंद्र, जब एक प्रिपरेशन आप स्टार्ट करते हो तो आपको कंसेप्ट भी सीखना होता है, आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करना होता है, आपको रिवीजन फ्रीक्वेंट चाहिए होता है, टेस्ट सीरीज भी करना होता है। ये एक प्रॉपर आप बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड करिए कि उनको किस तरीके से चीजों को, आज से अगर वो स्टार्ट करे किस तरीके से उनको इंगेज करना चाहिए। अगर कोई पेड कोर्स ले रखा है बच्चा तो उसको किस तरीके से उसको इंगेज करना चाहिए और कितना हेल्पफुल रहेगा ये। सर जैसे कि पेड कोर्स अगर किसी के पास है तो गेट के प्रिपरेशन के लिए सर आपको 2-3 पॉइंट फॉलो करना पड़ता है। जैसे आपको सबसे पहले तो वीडियोस लेक्चर्स देखने हैं और आपको कॉन्सेप्ट बनाने हैं, करेक्ट। आपको साथ में प्रैक्टिस भी करना है, आपको रिवीजन भी करना है, और आपको आपने पढ़ा तो उसका कितना आपने ग्रास्प किया, तो आपको टेस्ट सीरीज देके अपने आप को चेक भी करना है करेक्ट कि आपका एग्जाम का टेम्परामेंट कैसा है और आप कहाँ तक हैं। तो मेरे ख्याल से सर हम जो अपने प्रिपरेशन में किए थे सर, तो हम साइमल्टेनियसली इन सारे कामों को एंगेज करते थे सर। जैसे कि हम जो अपना प्लानिंग किए थे सर, उसमें हम डेली प्लानर बनाए थे सर कि हमको डेली लेवल पे क्या करना है। तो वीक में सर हमने 5 दिन हम अपना लेक्चर्स को कंप्लीटली दे दिए थे कि 5 दिन मंडे टू फ्राइडे हम लेक्चर देखेंगे, करेक्ट, और सैटरडे संडे सिर्फ रिवीजन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरह से सर मेरा लेक्चर भी चल रहा था और मेरा साथ में जो हम पढ़ रहे थे उसका रिवीजन भी साइमल्टेनियसली मेरा चल रहा था। ओके। और जो वीक डेज पे सर हम लेक्चर देखते थे उसमें सर मेरा ऐसा था कि मेरा टारगेट था कि 10 लेक्चर्स पर डे देखेंगे। ओके। तो 5 सुबह देख लिए, दोपहर के समय उन लेक्चर्स का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए, और फिर 5 शाम को देख लिए। तो इस तरह से सर मेरा लेक्चर भी चल रहा था, मेरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो रहा था, क्वेश्चन प्रैक्टिस हाँ, और रिवीजन। आपने पूरे एक वीक का गजब का पूरा प्लानिंग करके रखते थे, तो एक वीक में ये चीजें करनी है। और वीडियो लेक्चर देखने में आप लगभग 10 लेक्चर आप बता रहे हो तो लगभग 5 घंटे अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स के अप्रोक्सीमेटली आपके, क्योंकि हाफ एन आवर अप्रोक्सीमेटली लेक्चर होते थे जो आपको पीडी कोर्स में मिल रहा होगा। तो ये एक प्रॉपर 1 वीक का प्लानर आप सजेस्ट कर रहे हो बच्चों को, कि प्रॉपर प्लान होना चाहिए उसके पास, कि डेली उसके पास नोट डाउन होना चाहिए, आज के दिन मेरे क्या करना, कल के दिन मेरे क्या करना, थर्ड डे। तो इससे एक रेगुलरिटी बहुत अच्छी मेंटेन होती है। हाँ, एक रेगुलरिटी मेंटेन होती है। तो इसमें आपने जैसे टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा एडवांटेज और रिवीजन का कितना बड़ा एडवांटेज, जैसे कि कंसेप्ट लर्निंग मैं देखा हूं नीलेंद्र की सभी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, नोट्स भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया, बुकलेट भी कर लिया, सब कर लिया, बट कहीं ना कहीं जब बारी आती है टेस्ट सीरीज की ना, जब वो टेस्ट अटेम्प्ट करने जाते हैं ना, तो वो उतना अच्छा आउटकम नहीं निकल पाता उनका। तो आपको क्या लगता है, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो आप अपने आप को थोड़ा मोल्ड किए अपनी प्रिपरेशन को, मुझे अब कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी प्रिपरेशन में, तो उसके ऊपर कुछ आप कहना चाहेंगे नीलेंद्र? सर रिवीजन का तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है सर, क्योंकि आपका जो 10 महीने में आप पढ़ते हैं तो बहुत कुछ आपको पढ़ना है, आपको वो रिटेन भी करना है अपने माइंड में। करेक्ट। तो जैसे अगर आपने 10 महीने पहले कुछ पढ़ा और आप रिवाइज नहीं करेंगे तो वो फिर से आपका सारा कॉन्सेप्ट बेकार हो जाएगा, वो आपको फिर से
पढ़ना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट को बिल्कुल रिपीट करना होगा। बिल्कुल। तो हम यही सजेस्ट करेंगे सर कि जब आप कोर्स पढ़ें तो आप रेगुलर रिवीजन में रहें, वो रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई भी सब्जेक्ट आपके दिमाग से ना निकले। ना निकले। और सर टेस्ट सीरीज का जहां तक बात है तो एक एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए सर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट सीरीज, जो कि सर सेकंड अटेम्प्ट में मेरे से यही गलती हुआ था सर कि हम ज्यादा टेस्ट सीरीज एंगेज नहीं कर पाए थे, नहीं कर पाए थे। तो मेरा जो टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो पाता था सर, और मेरा सिली मिस्टेक्स भी काफी हो जा रहा था सर। हाँ, मतलब एक टेस्ट तो सीरीज बहुत उसको बड़ा प्लेटफॉर्म होता है आपकी सिली मिस्टेक्स को, टाइम मैनेजमेंट को लर्न करने यस के सर, लिए, और एक यस अच्छा सर, मौका मिलता है आपकी, बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट डेवलप होता है। सिली मिस्टेक्स जो होती धीरे धीरे करके आप रिमूव करते हो, आप ये लर्न कर पाते हो कि भाई 1 घंटे पेपर, 1 घंटे मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं, तो उस वक्त मेरी परफॉर्मेंस क्या है, मैं कितने क्वेश्चन यस सर, अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, कितने सही हो रहे हैं, यस कितने गलत हो रहे हैं। तो आई थिंक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, और बच्चों को अपने इनिशियल फेज से ही टेस्ट को अटेम्प्ट करते रहना चाहिए अपने असेसमेंट के लिए, और उससे बहुत ज़्यादा उसको क्लैरिटी मिलती है। तो ये आपने बहुत सही बात बोला है कि रिवीजन एंड टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, कंपेयर टू द कि आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए बिना रिवीजन के, आप दूसरे सब्जेक्ट मूव ऑन करिए, नोट्स बनता जा रहा है, गट्ठर जैसा नोट्स रखा चला जा रहा है, और तुमने डिसाइड कर रखा है नवंबर में आराम से करूंगा सारा एक साथ रिवीजन ना। तो ये मिस्टेक मैंने बहुत बच्चों में देखा है नीलेंद्र, कि वो नोट्स बनाते जाते हैं, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, नोट्स कंप्लीट हुआ, उधर रख दी, वो धूल खा रहा है वो 2 महीने से, उसको कभी टच भी नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आता है, वो कंप्लीट किया, टीचर ने पूछा मजा आ रहा है, उसने कहा यस सर एकदम फोड़ दूंगा। उसके तब तक पूछा नेटवर्क का टेस्ट लूं क्या आज के आज, नहीं सर 10 दिन दीजिए, रिवीजन करना पड़ेगा मेरे को पूरा पूरा, ठीक। तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि आप जो रिटेन किए एक तरीके से वो नया बन गया फिर से आपके लिए, आप फिर पढ़ाई करो उसी चीज की पूरी। तो ये बहुत बड़ा एक रोल आता है। लेकिन यहां पे ये चीज तो ठीक बोला आपने नीलेंद्र, लेकिन आप बताइए रिवीजन ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हर वक्त बच्चा नोट से करे, मतलब बहुत लेंदी होता चला जाएगा, जैसे 2 सब्जेक्ट 4 यस सब्जेक्ट हो गए तो सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करना मतलब बहुत टफ हो जाएगा उसके लिए। तो उस केस के लिए शॉर्ट नोट्स का क्या रोल रहा आपकी प्रिपरेशन में, उसको आपने कैसे एंगेज किया, मतलब 3 महीने बाद भी अगर मैं पूछूं आपसे कि नीलेंद्र तुमने फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ा था नेटवर्क, 3 महीने बाद तुमसे पूछ रहा हूं नीलेंद्र कैसा अभी नेटवर्क कैसा है, उसको कैसे मेंटेन करते थे? सर शॉर्ट नोट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, स्पेशली जब एंड में आपका एग्जाम नजदीक होता है तो आपको सारा सब्जेक्ट रिवाइज करना होता है बहुत फास्ट रेट से, तो उस केस में शॉर्ट नोट्स आपको बहुत हेल्प करता है। ओके। बट सर शॉर्ट नोट्स का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है सर, हाँ क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बताइए। में कंटेंट, यस सर, कंटेंट काफी लिमिटेड होता है। बिल्कुल। तो अगर आप शुरू से ही शॉर्ट नोट्स बना लिए और आप शुरू से मेन नोट्स को छोड़ के शॉर्ट ही नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, तो कुछ चीजें तो आप रिवाइज करेंगे, फैक्ट्स आप रिवाइज करेंगे, बट कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट का रिवीजन उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट सही। आपके दिमाग से निकल जाएगा। बिल्कुल सही। तो सर इनिशियली हम जो करते थे सर, हम नवंबर तक तो पूरा फुल नोट्स ही रिवाइज करते थे सर, हम शॉर्ट नोट्स को हाथ भी नहीं लगाते थे। ओके ओके। और ऐसा भी होगा सर कि जब आप एक ही नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे ना, तो आपको टाइम जो रिवाइज करने में कम लग रहा है वो लगेगा, घटता जाएगा। घटता जाता है। यस यस, सर, पिक्चराइजेशन यस सर, क्रिएट वो हो जाता घटता है ना जाता है। माइंड में, पिक्चराइजेशन हाँ, बन जाता है यस उसका। सर, यस। यस सर। तो मेरा यही कहना है कि आप फुल नोट से ही नवंबर दिसंबर तक तो आप फुल नोट से ही रिवाइज करें, तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल बैठ जाएगा दिमाग में। और उसके बाद दिसंबर ऑनवर्ड्स आप अपना शॉर्ट नोट्स जो आप क्रिएट किए हैं उसको रिवाइज करें, और शॉर्ट नोट्स भी ऐसे रिवाइज करें कि सिर्फ शॉर्ट नोट्स में जो लिखा है वो पॉइंट बस सिंपली पढ़ ना ले, बिल्कुल। उस पॉइंट को फिर इलेबोरेट करें अपने माइंड में, करेक्ट। कि ये एक पॉइंट मैंने लिखा है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, उसको रिकॉल करने का कोशिश करेक्ट, करें। इसी को बोलते हैं तो इससे माइंड, बहुत बेनिफिट है। माइंड को ब्रश अप करते रहना चाहिए, इसको बोलते हैं माइंड यस रिकॉल करना, माइंड मैपिंग इसी को कहा यस जाता है कि एक पर्टिकुलर तुमने, हमने नीलेंद्र अगर पढ़ा तो नीलेंद्र से रिलेटेड मेरे माइंड में सब कुछ आना चाहिए, इसकी रैंक कितनी थी, यस सर, कब इसने गेट दिया, कब इसने सेकंड अटेम्प्ट लिया। तो इसको बोलते हैं माइंड मैप करना, अपने आप को मैपिंग क्रिएट करना किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस पॉइंट को रखा, क्योंकि बच्चे मेरी तो सुनते नहीं हैं, ठीक है। मैं अक्टूबर तक चिल्लाता मर जाता हूँ कि बेटा नोट्स रिवाइज कर, नोट्स रिवाइज कर, बच्चा तुरंत बोलेगा। अब बच्चा नोट्स शॉर्ट नोट्स कैसे बना रहा है नीलेंद्र, मैं बताता हूँ, मैं जो देखता हूँ, आपसे ज्यादा बच्चों को तो मैं देखता हूँ, ठीक है। कैसे बनाता है, अभी चल रहा है जैसे नेटवर्क थ्योरी, पहला चैप्टर खत्म हुआ, ओके, उसने क्या किया, पहले नोट्स बनाया, उसके बाद वही 2-2 लाइन करके पूरा उतार दिया शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाने का सही तरीका होता है, मान लो आपका एक चैप्टर लेट से खत्म होता है, उसके बाद आप जब सेकंड रिवीजन कर रहे हो या थर्ड रिवीजन आप कर रहे हो, तो आप देखो कि आप क्या चीजें भूल रहे हो रिपीटेडली, क्या चीजें आपके माइंड में नहीं स्ट्राइक मार रही। अब शॉर्ट नोट्स मैंने देखा बच्चों ने लिखा क्या, ओम्स लॉ V = IR, आप समझ रहे हो,
सीरीज ऑपरेशन ऑफ रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको शॉर्ट नोट्स कहूंगा। मतलब यू आर वेस्टिंग योर टाइम। मतलब ये सब शॉर्ट नोट्स का पार्ट ही नहीं होना चाहिए। पार्ट वो होना चाहिए ट्रांजिएंट की कुछ अच्छी चीजें आप लिखिए, आप एलिमेंट्स के बारे में कुछ अच्छा लिखिए कि एक्टिव पैसिव में कभी कोई गलतियां बच्चे कर जाते हैं, एब्जॉर्ब और डिलीवर के कंसेप्ट पे ध्यान रखिए, यहां गलतियां बच्चे कर जाते हैं। नोडल में सुपर नोड का कंसेप्ट आप लिखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गलती बच्चे कर जाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स का तरीका ही गलत है उनका बनाने का, वो तरीका उनको थोड़ा सा सही करना चाहिए। तो आप लोग ध्यान दीजिए, कुछ सीखिए इन सब चीजों से। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है आपने नीलेंस शेयर किया, बहुत इंपॉर्टेंट था ये चीज बोलना, और इसीलिए इस पे थोड़ा सा मैं खुद इंटरप्ट किया आपको कि शॉर्ट नोट्स की और नोट्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। अदरवाइज फिर नोट्स तुमने बनाया क्यों? मतलब उसको धूल खाने के लिए तो रखने के लिए बनाया नहीं, इतना एफर्ट डाल के बनाया है तो उसको यूज भी करना इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर नीलेंद्र आपसे पूछूं कि आपकी इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में, जैसा आपने बताया कि आपने रिवीजन को बहुत एम्फेसाइज करके रखा, टेस्ट को अटेम्प्ट करते रहे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप करते रहे और आप कंसेप्ट लर्निंग करें, तो लास्ट का जब 3 महीना बचा तो जैसे आप G2.0 के बारे में आपने सोचा कि G2.0 भी हम करते हैं, तो G2.0 का क्या रोल रहा आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए? क्योंकि ऑलरेडी आप अक्टूबर तक मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से काफी अच्छे हद तक आप पहुंच चुके होंगे, तो G2.0 ने क्या रोल निभाया आपकी प्रिपरेशन में, आपकी इस अचीवमेंट में? G2.0 का कैसा रोल रहा? सर अगर हम अपने बारे में बताएं तो सर G2.0 तो सर हमको बेस्ट कोर्स लगा जेनिक का। मतलब सर सारे कोर्सेज अच्छे हैं सर, बट वो सर अलग ही लेवल है। बिल्कुल, वो आपके प्रिपरेशन को सर मतलब 1-2 लेवल अप ही कर देता है सीधे। बिल्कुल। और जिस लेवल के क्वेश्चंस उसमें होते हैं सर, जिस लेवल के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, हाँ। वो कहीं ना कहीं आपको सर कॉन्फिडेंस भी देता है। और जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उससे, चूंकि वो अपर लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो आप अगर उसको सॉल्व करते हैं तो बाकी क्वेश्चंस आपको रिलेटिवली थोड़े इजी लगते हैं, बहुत इजी लगते हैं। यस सर। तो उसमें वो क्वेश्चंस सॉल्व करना सर वो बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन रहता है सर। तो हम सारा जो भी लेक्चर होता था G2.0 का सर, वो हम सारा फॉलो करते थे सर। ओके। और क्वेश्चंस को सर सॉल्व करने का कोशिश करते थे सर। एंड में सर मेरा जो रिवीजन होता था वो मोस्टली G2.0 क्वेश्चन से ही होता था। बहुत सही हम चीज है। बुकलेट के क्वेश्चंस को टच नहीं करते थे, नहीं, जरूरत भी नहीं है इसलिए। और हम लोग वहां पे G2.0 में आपने देखा होगा कि हमारी कोशिश रहती है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना कराया जाए, बच्चा बस देखा ओम्स लॉ लगाया हो गया सॉल्व। मतलब क्वेश्चन कुछ ट्रिकी होने चाहिए। थोड़े कुछ क्वेश्चन हमने लेंदी भी रखे थे इसी वजह से, जैसे को कंसेप्ट को बहुत थॉरली चेक करे अपने आप को कि अगर उसको 15 स्टेप लगाना पड़ जाए तो कहां कहां मिस्टेक कर पाएगा, फाइनल आंसर वो लेके आ भी पा रहा है कि नहीं लेके आ पा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से चीजों को स्टडी कर रखा है। तो जब आप सोचिए एक अच्छा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो, मान लो ट्रांजिएंट में आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करे, डबल स्विचिंग, ट्रिपल स्विचिंग, कैपेसिटर, इंडक्टर। तो गेट में जो क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आपने देखे होंगे या आगे क्वेश्चंस आएंगे अगर ट्रांजिएंट पे, तो आपको, मुझे ऐसा लगता है वो क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे, उसके सामने लगेगा मतलब ये तो तुरंत ही बन जाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो G2.0 सभी बच्चों से मैं हमेशा सुनता हूं कि G2.0 3 मंथ के लिए, मतलब मतलब कई बच्चे तो उसको बोलते हैं वो भगवत गीता जैसे होता है सर। 3 मंथ में बहुत ही इनहेंसमेंट कर देता है हमारे रैंक में, क्योंकि जितने रैंकर हैं सबने G2.0 जरूर ऑप्ट कर रखा है अलॉन्ग विद द PD, GD या लाइव स्ट्रीम जो भी कोर्सेज थे। तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने G2.0 को भी, PD कंप्लीट करने के बाद आपने G2.0 को भी बहुत अच्छे से फॉलो किया है। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जब G3.0 आएगा नेक्स्ट ईयर, तो उसमें हम उसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे कि उसमें और क्या नई चीजें हम कर सकते हैं। तो थोड़ा क्रिएटिविटी सोचने की कोशिश करते हैं और कुछ नया ऐसी चीज लाते हैं जिससे बच्चे का बेनिफिट हो। वही पीवाईक्यू करा करा थक चुकी पूरी इंडस्ट्री, और एक ही पीवाईक्यू नीलेन में बता रहा हूं, एक ही टीचर यूट्यूब पे कम से कम 500 बार करा रहा है एक ही पीवाईक्यू को, और बच्चा बार बार उस पीवाईक्यू देख रहा है। आज भी देखा, कल भी देखा, परसों भी देख रहा है, और बार बार वो देख रहा है और बार बार कह रहा है कि यस नाउ आई एम कॉन्फिडेंट। तो ये थोड़ा मुझे बहुत अजीब सा लगता है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप लोग यंगस्टर हो तो आप लोग बच्चों को जो बताओगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें एक शब्द में अगर मैं कहूं आपसे नीलेंद्र, क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ द चीजों कवर कर दिया है, आपकी पूरी प्रिपरेशन में गेम चेंजर क्या रहा जिसको आप कभी नहीं छोड़े,
स्टार्टिंग से लेके एंड तक कोई एक ऐसी चीज बताइए जिसको आप कभी ड्रॉप आउट नहीं, कि चाहे कुछ भी हो जाए वो चीज नहीं ड्रॉप करूंगा सर। ऐसा हर एक बच्चे का कुछ एक कोर पॉइंट होता है। सर मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी हम बोलेंगे सर, वो बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंसी। इंपॉर्टेंट है सर, हम्म। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और आपको प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं तो हम्म, एंड तक उसी पेस में आपको लगे रहना है, वो पेस कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आपको उसी जोश के साथ, मोटिवेशन के साथ, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, हम्म। आप एक दिन बहुत ज्यादा नहीं पढ़िए, हम्म। थोड़ा ही थोड़ा पढ़िए, हम्म। बट हर दिन उसको पढ़िए। लेकिन तो नीलेंद्र मेरे यहाँ ख्याल पे से वो एक एक चीज। चीज ये बताइए, आपके बैकग्राउंड में चक दे इंडिया का म्यूजिक कैसे बजता था? मतलब क्योंकि मोटिवेशन तो आजकल बच्चों को आता नहीं है, उनको हर समय चक दे इंडिया का म्यूजिक चाहिए होता है पीछे से। ठीक है, तो वो कैसे आपने इस चीज को कैसे हमेशा मेंटेन रखा कि मेरे पीछे हमेशा एक म्यूजिक बज रहा है मोटिवेशन का, जो आजकल चलता है ना यूट्यूब पे, मोटिवेशन, यस यू कैन, यस वी कैन। तो मतलब इसको कैसे मेंटेन किया आपने नीलेंद्र? सर वो यूट्यूब वाले मोटिवेशन से सर हम ज्यादा रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्यूडो मोटिवेशन होता है सर, वो कुछ करेक्ट। दिन बाद खत्म हो जाता है। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला तो आपने। वो सर बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मेजर मोटिवेशन है सर, वो आपका सेल्फ मोटिवेशन है। करेक्ट। मेरा जो पीएसयू के लिए मोटिवेशन था सर, वही हमको हर हर जगह मोटिवेट करता था सर। जब भी हम्म। हम डिमोटिवेट होते थे तो सर हम हम्म। वही सोचते थे कि मेरा हम्म। वही गोल है, हम्म। हमको वहीं पे जाना है, और किसी भी तरह करके सर हमको पहुंचना है वहां पे। तो तो सेल्फ मोटिवेशन जो होता है अभी के सर, वही बच्चों को बेस्ट है। आप क्या सलाह दोगे जो दिन भर यूट्यूब पे इतने सारे सबसे ज्यादा व्यूज मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं, पता है, सबसे ज्यादा व्यूज जो होते हैं। और कोचिंग वालों ने भी आजकल एक ट्रेंड बना लिया कि जब भी व्यू ना आए मोटिवेशन एक वीडियो बनाओ, कि परेशान हो क्या, मैं आ चुका हूं, यस वी कैन। तो उन बच्चों, मैं बेटा ऐसे ही हूं ना, मैं बहुत बहुत नॉर्मल पर्सन हूं, मतलब मैं ऐसे ही बात करता हूं सभी बच्चों से। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे, संदेश जरूर दीजिए, क्योंकि इन बच्चों को मैं तो थक गया समझा समझा के, क्योंकि मैं नहीं बनाता मोटिवेशन वीडियो, मैं कभी नहीं बनाता। मैं तो G2 फॉलो किए होगे तो मैं तो ब्रूटल जी ट्रुथ सर। बोलता हूं, मतलब एकदम ब्रूटली किसी को बोलता हूं, मतलब तुझसे नहीं हो पाएगा बेटा, तू कुछ भी कर ले। ठीक, तो आप उन बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे नीलेंद्र? सर हम तो यही बोलेंगे कि ठीक है, अगर आपको इंस्टेंट मोटिवेशन मिलता है तो हम बहुत अगेंस्ट नहीं बोलना चाहेंगे सर उसके। नहीं, जरूरत भी बट नहीं जो अगेंस्ट की। मेन बट जो मेन मोटिवेशन है सर, वो आपका इनर मोटिवेशन है। हम्म। आप ये सोचिए कि आपको गेट करना है तो क्यों करना है, करेक्ट। आपका क्या मोटिव है उसके पीछे, और उसी करेक्ट। से डेरिवेशन लीजिए। और बिल्कुल। आपका जब भी अगर मोटिवेशन लो होता है तो सर हम तो ये कहेंगे कि थोड़ा अपने पेरेंट्स की तरफ देखिए, थोड़ा उनसे बात करिए, वहां से आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा सर। कि हमको अपने, मेरे फैमिली ने इतना सपोर्ट किया तो हमको अपने फैमिली के लिए कुछ करना है। तो इस तरह से भी सर आप अपने आप को खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। तो अपना ड्रीम और अपना फैमिली, ये दो बेस्ट सोर्स होता है सर मोटिवेशन का, जो मेरे इस हिसाब से हमको लगता आपने है सर। इतनी अच्छी बात बोली है नीलेंद्र। आप अपने माँ बाप के बस आप तस्वीर रखिए और उनकी आंखों में एक बार देखना, अगर मोटिवेशन ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। उनके दर्द को समझना, जो आपके ऊपर इतना दिन रात करके आपके पीछे पीछे लगे, आपके ऊपर पैसे फूक रहे हैं, आपको फ्रीडम दे रखे कि आप कुछ भी करिए, आप तैयारी करिए, उनके जरा एक बार निगाहों में देखना, या तो शर्म खा जाओगे या तो मोटिवेट होगे, कुछ करना स्टार्ट कर दोगे, फिर ये यस यू कैन की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी यूट्यूब की वीडियोस की। ओके, सिर्फ माँ बाप को देखिए, ऑटोमेटिक आप मोटिवेशन आओगे। लेकिन उनकी आंखों को देखो, एक तस्वीर रखिए अपने पास हमेशा, उनकी आंखों को देखो, आपको उनका सेक्रीफाइस देखने को मिलेगा कि तुम अभी किए ही क्या हो सेक्रीफाइस, वो जो आपके लिए कर रहे हैं। जब तुम्हारा बच्चा होगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि माँ बाप कितने बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करता है अपनी लाइफ के। ओके, तो ये नीलेंद्र बहुत अच्छा लगा आपसे पूरा डिस्कशन करने में। और हम लोगों ने इंटरव्यू को कभी इतना सीरियस भी नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा बच्चों को कुछ ऐसी चीजें बतानी चाहिए जो कि उनके मतलब जो उनकी चीजें होती हैं वो समझ नहीं पाते हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन पे फोकस रखिए बेटा, फालतू चीजों मत इन्वॉल्व होइए। एक साल अपना सुपर दे दो, उसके बाद जिंदगी भर मौज करोगे। जैसे नीलेंद्र हैं और भी टॉपर हैं, जितने भी टॉपर्स हैं, वो इस पोजीशन पर राइट नाउ है कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, एक ओहदा बना लिए हैं। तो इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया है ना, इन्होंने ऐसे नहीं पा लिया बस 2 महीना पढ़े गए हो, बैठ गए, हो गया, PYQ सॉल्व कर लिया, हो गया, केम काम हो गया सब, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू वेरी कंसिस्टेंट, और वो कंसिस्टेंसी पूरे 365 दिन आपको लानी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो नीलेंद्र आपका फ्यूचर प्लान क्या है, जाते आते बच्चों को बताइए, आप अब क्या विचार कर रहे हैं आगे करने के लिए? सर मेरा ग्रेड गेट प्रिपरेशन करने का रीजन ही था सर, क्योंकि हमको पीएसयू
चाहिए था सर। तो Okay, मेरा फ्यूचर okay. में हम चाहेंगे सर कि किसी अच्छी पीएसयू में हम जाए। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको पीएसयूज के आपके रास्ते खुलेंगे, डेफिनेटली खुलेंगे इस रैंक पे। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे जल्दी ही गुड न्यूज़ मिलेगा कुछ 1-2 महीने में कि आप इस पीएसयू में इंटरव्यू दे रहे हैं और सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ऐसी मैं आशा करता हूं डेफिनेटली आपको अपनी हर वो एक चीज़ मिलेगी जिसकी आपने ख्वाब देखा, क्योंकि आपने मेहनत किया है। ओके, तो ये आपको वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम ऑल जेनिक फैमिली मेंबर्स। और सभी थैंक यू बच्चों सर। के लिए आप इतना बड़ा काम आप लोग करते हो, आके अपनी बातों को शेयर करते हो। और बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ स्टोरी मत सुनिए, उसकी बातों को समझिए और फॉलो करने की कोशिश करिए। ओके नीलेंद्र, तो फिर इस सेशन को हम लोग थैंक यू। क्लोज करते हैं। और जाते आते बस मैं चाहूंगा कि 1-2 शब्द आप बच्चों के लिए जाते आते बोल दीजिए। तो वो जाते आते वाला शब्द बच्चों को बहुत पसंद आता है, जाते आते कुछ बोल दीजिए 23 के बच्चों को क्या करना चाहिए। सर हम बस यही बोलेंगे कि आप लोग कंसिस्टेंट रहिए और सेल्फ बिलीफ रखिए, अपने पे भरोसा रखिए कि हम कर सकते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, सही से पढ़ाई कर रहे हैं और आपको खुद पे भरोसा है, तो आपका रिजल्ट आएगा ही। थोड़ा देर हो सकता है हो, लेकिन आपको रिजल्ट एंड में मिलेगा ही अगर आपने एफर्ट लगाया है तो। करेक्ट। तो आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा, नीलेंद्र की बातें आप समझ में आई होंगी आपको। और आप भी पूरी कोशिश करते हैं, नीलेंद्र ने हार नहीं मानी, हमेशा कोशिश करते रहे, तभी जाके आज इस मुकाम पे बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर दिस कन्वर्सेशन ऑन। आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपको नीलेंद्र की बातें कितनी समझ में आई, जरूर बताइएगा, हम लोग वेट जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।